और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते हैं। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे। बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत साफ कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते हैं। परंतु वो भूल गए हम जिस परंपरा के में विश्वास कर, भारतीय परंपरा ये कहते नागजमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य हैं जिसमें सारे नाग आकर आओ। गूगल का चीफ हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा है, पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई इंडियन है, इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है, सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है। इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं। मैंने कहा आपके यहाँ भी बहुत सारे हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ होता है। मैंने कहा इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहां पहुंचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। कि साहब अब ये बताइए धरती गोल है, ये क्या कहा जाता है? सब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया धरती गोल। जब मैं किसी के भावना हाथ नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चप और धरती स्थिर है। खैर कोई बात। हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है। ये उन्होंने हमको कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया और वॉइस राय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया। अभी आप कल्पना करें उस सरकार की कि वॉइस राय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका विचार योगदान ही नहीं, सारा योगदान एक में हो। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे, उनका योगदान, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया, उनका योगदान था, जो जेल में रह रहे थे, जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं 3-3 4-4 किताबें लिखी, जिनके वॉइस राय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस प्रकार का विष हमें दूर करना है और उसके बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सुधांशु जी का आज तक का सबसे दमदार भाषण है ये, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, इसको जरूर सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलुओं के ऊपर उन्होंने चर्चा की है और एक एक बात उनकी जो है वो तर्क संगत भी लगती है। तो आप ये जरूर सुनिए। मैं वीडियो लगाता हूं दोस्तों स्क्रीन पर और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अपने व्यू, अपने विचार वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। है कि हम 75 साल में कहां पहुंचे हैं कि अमेरिकन मल्टीनेशनल्स भारत में आती हैं टैलेंट हंट के लिए और अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में जाती हैं टेररिस्ट हंट के लिए। कभी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है एबटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमन अल जवाहिरी मारा जाता है। कि साहब अब ये बताइए धरती गोल है, ये क्या कहा जाता है? साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया धरती गोल है। जब मैं किसी के भावना हाथ नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चप और धरती स्थिर है। खैर कोई बात। हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है, भूगोल कहते हैं, भूगोल। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? गोल, सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है। ये उन्होंने हमको कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया और वॉइस राय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया। अभी आप कल्पना करिए जरा उस सरकार की कि वॉइस राय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका विचार योगदान ही नहीं, सारा योगदान एक में हो। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे, उनका योगदान नहीं, जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया, उनका योगदान था, जो जेल में रह रहे थे, जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं 3-3 4-4 किताबें लिखी, जिनके वॉइस राय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस प्रकार का विष हमें दूर करना है और उसके बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर वीर सावरकर की बात की जा रही थी, क्योंकि वीर सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी। तो वीर सावरकर को आज के टाइम पे नेगेटिव बता दिया जाता है, बोल दिया जाता था कि उसने तो भैया वहाँ पे माफ़ीनामा लिखा था अंग्रेजों को, तो जिसने माफ़ीनामा लिखा है वो कैसे क्रांतिकारी हो सकता था। तो ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। और जो जेल में किताबें लिख रहे थे, जिनके साथ में सेक्रेटरी तक थे और पूरा का पूरा उन्हें फैसिलिटी दी गई थी, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। चरखे से आज़ादी आई वाले लोग यही प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो आगे का वीडियो आप जरूर सुनिए। मंच पर विराजमान यहाँ के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मोहित जैन जी, श्री मुकेश मोड़ जी, विवेक गोरे जी और स्थानीय संपादक परमार। आज हम सब जिस विषय पर मंथन करने के लिए एकत्र हुए हैं, अब एक संयोगी देखिए। मात्र 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद जिस अमृत काल का प्रारंभ किया है, तो मैं कह सकता हूँ यह अमृत काल उषा की किरण का समय, और शायद मेरा तो ये पहला ही वक्तव्य है उसके बाद। और स्थान पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई
भाई होलकर जी का वह स्थान जिन्होंने भारत के विष तत्व को हटाकर अमृत तत्व को स्थापित करने के जो कार्य किए, चाहे काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, केदारनाथ हो, रामेश्वरम हो, यहां तक कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि उन्होंने पेशावर में पंचतीर्थ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। वह स्थान जहां से थोड़ी ही दूरी पर भारत के संविधान के शब्द शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान हो और क्षेत्र महाकाल का हो और मंच स्वदेश का हो, तो कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि देश के काल चक्र की गति में एक नए सूर्य का सूर्योदय होने का काल आ गया है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की बात कही है तो हम सबको सोचना चाहिए कि इस विषय में कोई सार्थकता है या विषय सिर्फ एक वक्तव्य है। अगर हम स्वतंत्रता के उपरांत के 75 वर्षों को देखें और इन्हें 25-25 वर्ष के 3 कालखंडों में विभाजित करें तो देश के अंदर जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है, विचार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से, तो परिवर्तन बहुत स्पष्ट। पहले 1947 से 72 राजनीतिक दृष्टि से एक ही पार्टी की सरकार, चुनाव होते थे, कभी सरकार नहीं। वैचारिक दृष्टि से भारत की स्वतंत्रता के बाद का कोई भी वसवा का तत्व दबा हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी, ज्यादातर व्यवस्थाएं यथावत चली आ रही थी। सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजी अपरिहार्य थी। इवन जिस जमाने में हम लोगों ने इंजीनियरिंग दिया है उस जमाने में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर तब चेक होता था जब आप अंग्रेजी क्वालिफाई कर जाते थे, अदरवाइज नहीं चेक होता था। 72 से 97 दूसरा काल। अब परिवर्तन, डेमोक्रेसी मैच्योर हो। आप देखिए कि पहली बार वह पार्टी, वह विचारधारा जो स्वतंत्रता के बाद बनी, जो स्व के तत्व को लेकर बनी, उसका धीरे धीरे उद्भव शुरू होता है। हम लोग अगर अपनी बात कहें तो पहले वाले कालखंड में हम एक महत्वहीन राजनीतिक, दूसरे कालखंड में हम पहली बार केंद्र की सत्ता में साझीदार बनते हैं। 1977 में अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद हम अनेक राज्यों में सत्ता में आते जाते रहते हैं, महत्वपूर्ण दल बनते हैं। और अगला 25 वर्ष समाप्त होते होते, यानी 97 समाप्त होते होते, उस समय नहीं हुआ था, 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, 98 आते आते केंद्र की सत्ता पर हमारा पदार्पण हो जाता है, हमारे नेतृत्व। और अगला 25 वर्ष पूर्ण होता है 1997 से 2022। तो जो सत्ता पर पदार्पण हुआ था वो पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण प्रबलता के साथ स्थापित होकर आ जाए। तो यह दर्शाता है कि एक परिवर्तन था। और अभी मोहित जैन जी ने कहा कि हम 2014 में आजाद हुए, इस विषय को लेकर बहुत विवादित ढंग से लोग, ये बात मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसी के मन में यदि इसको लेकर एक प्रश्न उठ रहा हो तो 18 मई सन 2014 का लंदन का ट्रिब्यून अखबार, उसने ये लिखा 16 मई 2014, जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत हमें पहली बार मिला। ये कौन लिख रहा है? लंदन का ट्रिब्यून लिख रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, कोई संघी भाजपाई नहीं बोल रहा है। वो कहता है कि ये 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो राजनैतिक व्यवस्थाएं, जिन विचारों ने भारत को डोमिनेट किया, वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे। और पहली बार एक ऐसी विचारधारा को पूर्ण सत्ता मिली है जो अपने उद्गम में, प्रेरणा में पूर्णतः भारत। अब यह भी देखिए, बहुत से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर हम देखें तो मौलिक रूप से इस देश में 3 प्रमुख राजनीतिक दल माने गए, जो राष्ट्रीय दल, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। कांग्रेस कब बनी? 1885 में, एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा, यानी गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों का प्रभाव, एक बहुत बड़ी थ्योरी भी थी कि सेफ्टी वॉल के रूप में उसे बनाया गया। कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? 1925। और जो कि अपने को भारतीय कहते ही नहीं, वो कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, यानी वो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की ब्रांच है। तो वो अपने को प्रेरणा में विदेशी, हम एकमात्र दल हैं स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न विचार, प्रेरणा, वाणी, वेश, तत्व, दर्शन, सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया। और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीति किया जाता है कि साहब आपका मात्र संगठन राष्ट्र सेवक संघ है। हम कहते हैं मात्र संगठन राष्ट्र सेवक संघ है। हमारे अधिकांश नेता संघ से आए, अधिकांश नेता संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे। सवाल हैं और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव गेवार, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो हमसे पूछते हैं कि आपका मात्र संगठन कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टोवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए। एलन ऑक्टोवियम ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे, परंतु अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वैडनबर्न, ये सब जानते हैं कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अब बताइए, आप ब्रिटिश हुक्मरान के हुक्म के नीचे पैरों के तले बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए भाई, अपने मात्र संगठन, तुम्हारा मातृत्व, भ्रातृत्व कहां था, यह देख लिया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, तो आप देखिए, जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव 2022, तो एक और परिवर्तन। इस समय भारत के सभी प्रमुख पदों पर विद्यमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, और चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हो। तो यह भी एक काल चक्र के एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि अब भारत एक लंबी छलांग मारने के लिए आगे था। अब यह प्रश्न उठता है कि हम ये अगले 25 वर्ष में प्राप्त, देखिए इन 25 वर्षों में जो हमें आगे बढ़ना, जैसा अभी सुमित्र जी चर्चा कर रहे हैं, सुदर्शन जी ने कहा था कि भारत एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और उन्होंने कहा था वो 175 वर्ष का है, और वो 100 ये कहा था श्री अरविंद, और श्री अरविंद का भी 15 अगस्त 2022 150 वर्ष थे। श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन
परिवर्तन से गुजर रहा है, जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हुआ। उनका जन्म 1836 में हुआ था, 175 साल 2011 में पूरे होते हैं। उन्होंने कहा था उसके बाद भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखने लगेगा। अब कोई संदेह है कि 2011 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ था? तो जो 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में किस विचार की होगी, यह संकेत भी 2011 के बाद यानी 2012 ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो गया। तो जो महापुरुषों के वचन हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें यह समझना है। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में, तो स्वतंत्रता की सार्थकता कहां से? आज हम स्वतंत्र हैं, राज्य हमारा है, हमारे तंत्र में स्वतत्व कितना है? ये वही स्वतत्व है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य कहा था। महात्मा गांधी ने 1909 में पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। यह स्वराज। तो उन्होंने यह कहा, स्वराज की पहली शर्त, जब तक स्वतंत्रता की सार्थकता का आभास हर गरीब व्यक्ति पहुंचे। कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का उजाला करोड़ों घरों में चा। तो 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया, तो क्या कहा? जन कैसे संभव था कि भारत महान भारत बनेगा, आधे से ज्यादा लोग 80% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, वो अर्थव्यवस्था के हिस्से ही नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? स्वच्छ भारत अभियान। फिर उन्होंने क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा ये स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब जानते हैं क्या? तब ये परिवर्तन हुआ था 2014 में, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था, वो विचार और मानसिकता को बदल। इसीलिए आपने देखा कि 2014 के बाद जब उन्होंने स्वच्छता की बात कही पहली बार, ये तीनों विषय किससे संबंधित? किसी बड़े उद्योगपति या संपन्न वर्ग के लिए था ना, तीनों गरीब के लिए। जन धन योजना यानी अकाउंट गरीब के लिए था। स्वच्छता का सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था, और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वो निर्धन वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग तक। तो आप देखिए परिवर्तन इतना आया कि 2014 से पहले जितनी आसानी से किसी के हाथ में कोई रैपर हो, कोई गुटखे का टुकड़ा हो, कुछ हो, बड़ी आसानी से लोग सड़क पे फेंक दिया करते थे। 8 साल में हमने देखा कि हमारे विचार में बदलाव आया। अब कोई ऐसे नहीं फेंकता। हम देखते हैं कि कहां पर जा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया तो कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं का, उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। और वह राज्य जो हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे खराब स्थिति थी, वहां स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई। एक सोच में परिवर्तन आया। 46 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े, जो विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। अगली जरूरत क्या होती है? गरीब बीमारी। घबराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो हजारों रुपए का खर्चा कहां से आएगा, तो आयुष्मान भारत। अगली जरूरत क्या होती है? शिक्षा। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आए। फिर सोच में बदलाव आया। पहले की सरकारें सोचती थी इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है। हमने कहा जी सबको देना है। इसलिए हर गांव में बिजली, हर घर में नल क्रम चल रहा है, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, धारणा यदि प्रचलित यह भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बावजूद हमने दिया। जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते, उनके भी 70% लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला। यह हमारी ईमानदारी, राष्ट्र के विकास के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण। अब जब आप प्राथमिक विधाएं दे ले, आगे बढ़। आज के युग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगली रिक्वायरमेंट क्या है? सड़क, बिजली। देखिए 3 प्रकार के काम जो हमारी सरकार, एक काम वो जो पिछली सरकारें भी कर रही है, सड़क है, पानी हमने भी बनाया, पिछली सरकारें भी बना रही। हमने उनसे ज्यादा अच्छा बनाया, उनसे ज्यादा गति से बनाया, उनसे ज्यादा परिमाण में बनाया, बगैर किसी आरोप और घोटाले के बनाया, पूर्ण पारदर्शी। दूसरी कैटेगरी के वो काम होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा मगर करने की हिम्मत, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो पिछली सरकारों की कल्पना में होंगे, हमने वह भी करके देखा। तो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में सोचा? जब हम लोग की विचारधारा के हाथ में पूर्ण सत्ता आती है तो देखिए सोचते कैसे। दीनदयाल जी का अंत्योदय साकार किया, सबको देके। चाहे अगर आप याद करिए उज्ज्वला योजना में उन सारी महिलाओं को जिनके के लिए धुएं के से निकलने वाले आंसू नियति बन गए थे, उनको उनसे मुक्ति दिलाई। और यह भी महत्वपूर्ण बात, 2014 में एक और परिवर्तन आया। इससे पहले लोग सरकारों से अपेक्षा करते थे हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा जो सक्षम है, समृद्ध है, संपन्न है, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें। और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़। तब होता है जब नेतृत्व की नीयत पर विश्वास। तो देखिए पहला चरण यह था कि किस ढंग से पहले सबसे गरीब वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध। उसके बाद अगला चरण देश के आर्थिक विकास का मार्ग। इसलिए इस कैटेगरी में वो काम आए, जैसे मैंने बोला पिछली सरकार ने भी तो कोशिश नहीं हो पाए पूरे देश को एक टैक्स लॉ के अंतर्गत लाना, ताकि बिजनेस को ग्रो करने का एक बड़ा। उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी है यदि आप सुरक्षा देश की मजबूत न। अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया जी हमने भी कहा था, हमने किया था, तो क्यों नहीं हो। और यह बात मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, 2010 में भारत आए, उस यात्रा का वृत्तांत देते हुए उन्होंने कहा कि 26/11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि सरकार को लगता था कि उपजे वातावरण भाजपा को राज लाभ। ये आप मत ले नहीं कर पाए। यहाँ एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट, पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पड़ोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से, अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें, तो हम दुनिया में कहते थे कि वो हमें सता रहा। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए। और भारत साफ, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते। परंतु वो भूल गए हम जिस परंपरा के में विश्वास कर, भारतीय परंपरा ये कहते, नाग जमी भी माना, सांपों को दूध भी पिलाते हैं तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर
तो हमने जिसमें सारे नाग आकर आहत हो जाते हैं। कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों से एक बलिदान हुआ, जवान बोले दूध भी पिलाते धान। और आपने देखा पहली बार भारत ने इन 8 वर्षों, अब नाउ द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर। अब वो दिन चले गए, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, हमारे कहावत अमामिया वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खा फाकते उड़ाया करते, तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए। और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रखरता के साथ अपनी बात कहते हैं। और समय में कितना बदलाव आया, ये 8 वर्ष 75 वर्ष के पहले 8 वर्ष है जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफर नहीं, इसके बावजूद क्या हुआ, ये पहला मौका है। आप याद करिए एक दौर था 1990 में, उस समय बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोला था, जगमोहन जी गवर्नर थे उनके लिए, ये जगमोहन को हटाओ नहीं तो इसको भगमोहन बना देंगे। तो हमारी सरकार ने हटा लिया। और एक ये दौर था जब पाकिस्तान के नेशनल खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। फिर कुछ काम ऐसे अमृत काल को आगे वास्तविकता में चल जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे इस पर सोचना चाहिए भगवान ने भारत को क्या दे। देखिए भारत के 2 छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, गुजरात है, राजस्थान है, आजकल तो वहां पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहां पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहां पर अपना प्रबलता दिखाते। और जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम, वहां नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या है। अब देखिए उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग करें, तो जो पूर्वी हिस्सा था वहां पे क्यों ना ड्रेजिंग करके उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की जाए। और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू। और जिधर पानी कम गिरता है, क्यों नहीं सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी की बात हो सकता है दूसरों ने किसी ने सोची हो, हम सोलर एनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए वो इंपॉर्टेंट नहीं। हमारा टारगेट यह है कि हम 300 गीगावाट 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2047 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से पावर ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत में दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना, यानी सोलर पावर के वर्ल्ड लीडर के रूप में हम स्थापित होंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए, कल्पना न करने का, योग भारत के लिए सभी लोग योग जानते, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया। ये नहीं वो द्वितीय प्रस्तावक बने, दे हैव नॉट बिकम द सपोर्टर, दे हैव बिकम द सेकंड स्पॉन्सर। और ये यूएन की हिस्ट्री में एकमात्र प्रस्ताव है जिसका 173 देश सेकंड प्रपोजर बने। और आज आपने देखा पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, ये पिछली सरकार की कल्पना से आता। अगर हम सब योग को अपनाएंगे तो 90% मामलों में हमें, आप कहेंगे इसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है, मैं बताता हूं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें कितनी बड़ी इकोनॉमी है और कितना बड़ा हमारे मनोविज्ञान और मनोभय, मन के भय का दोहन किया जाता है। और एफडीए ने, जो यूएस का फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी रिसर्च कर रखी है कि हम 50 साल में उसके बराबर नहीं हो सकते। परंतु यदि हम योग का सही ढंग से पालन करें, हमें 80-90% मामलों में जरूरत है। आपके इन्वेस्ट किए हुए मिलियंस ऑफ डॉलर आपको मुबारक, ये इकोनॉमी पे असर है। अब दूसरी बात देखिए, हमने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इस पिछली बार के बजट में एक पूरा प्रस्ताव किया गया। गंगा नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड, जहां पर की ऑर्गेनिक यानी जिसे कहते हैं एकदम वर्जिन लैंड अवेलेबल है, वहां पे उनको उगाया जाए, ये कल्पना किसी ने की होगी। परंतु WHO एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, यानी उसके हम लीडर बनेंगे, यह कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एथेंटिक डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास। तो अब इन 2 मामलों में हम लीडर बनते हैं। हम उस फिर देखिए अभी पिछले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई ताकि भविष्य में क्लीन एनर्जी की दिशा में हम और आगे। अब आप आगे आइए, एक और बड़ा परिवर्तन है, देश की सुरक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तो सारा विकास बेकार है। और आपने कभी सोचा कि हमारा देश वो देश था जहां के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया पर वो मिसाइल नहीं बना। ये बताइए, हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक बनाने की हमारी सामर्थ्य आ गई थी, मगर हम असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते। ये बात तर्कसंगत लग, हम बना नहीं सकते थे, गलत है, हम बनाना नहीं चाहते। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इसमें आत्मनिर्भर नहीं होने दिया, क्योंकि शायद ये रहा होगा बहुत सारे आम से खरीद चलती रहेगी और उसके साथ जो कुछ चलता है वो भी चलता रहेगा। तो पहली बार हमने अब आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में शुरू किया, और जो भी 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अभी वर्तमान परिस्थिति में माना जाता है कि अगले वर्षों में 5 लाख करोड़ की डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री होगी। आज भारत में स्थिति यह है कि एसॉल्ट राइफल्स भारत में बनने लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। और शायद आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि एसॉल्ट राइफल का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कारखाना ग्वालियर आप ही के। और अब ब्रह्मोस मिसाइल हम बना रहे हैं, पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आया है। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर दिया है। यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। और डिफेंस कॉरिडोर 2 राज्यों में बना है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अब ये समझिए कि ब्रह्मोस मिसाइल के हिस्से इन दोनों जगहों पे बनेंगे। और मुझे तो कभी कभी लगता है, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, एक दौर था यूपी में कट्टे बना करते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बन के एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद भी किसी को नजर आए कि वक्त और हालात बदले नहीं है, तो मेरे विचार से नजारे का नहीं
नहीं नजर का दोष है। अब आप देखिए, इसके बाद आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश। लोग सोच रहे थे पता नहीं अब कौन सा नोट बंद होने वाला है, पर आप में से बहुतों को ध्यान है कि वो संदेश क्या दिया। उन्होंने ये बताया था कि लो ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरीता के साथ डिस्ट्रॉय करने की भारत ने प्राप्त कर लिया है अंतरिक्ष में, और यह कैपेसिटी प्राप्त करने वाला भारत सिर्फ चौथा। न्यूक्लियर सबमरीन हमने इस समय में बनाई, वह कैपेबिलिटी हमने प्राप्त की, यानी देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करना, यानी सेना को पूर्ण अधिकार कि जो करना हो करो। हमने बालाकोट भी करके दिखाया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई, और उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर होंगे। आप में से बहुतों को शायद पता हो 400 ऐसे डिफेंस के उपकरण हैं जिनका की इंपोर्ट सरकार ने बैन कर दी। अब ये भारत में ही बनाने पड़ेंगे और इससे हजारों करोड़ रुपए का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इसलिए आप ये समझिए कि एक गरीब को शक्तिशाली बनाने से लेकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने तक पूरी प्रक्रिया है, और ये ऐसे ही नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि 25 वर्ष पूरे होंगे तो हम कहां पे पहुंचे होंगे। एक OECD कंट्रीज का आप में से नाम सुना हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में शायद पहले 40 थे, 50 के आसपास कंट्री है। इसकी रिपोर्ट ये कहती है 2048 परचेज पावर कैपेसिटी, पेइंग पावर कैपेसिटी अपने डोमेस्टिक मार्केट, उसके हिसाब से भारत अमेरिका से बड़ी। पेइंग पावर की पैरिटी होती है, जैसे अब ये बोतल है, ये आपको 10 रुपए की मिलती, अब वो डॉलर के हिसाब से तो कितने की हुई, 12 सेंट की हुई ना। अमेरिका में 12 सेंट की नहीं मिलती, वहां $1 की मिलती। तो यहाँ ये बोतल 80 रुपए की नहीं मिलती, तो उसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी। तो मतलब हर चीज को आप डॉलर से कन्वर्ट करके नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि उस देश में क्या मिलता है। जैसे यहाँ किसी कोई 80 रुपए में ठीक ठाक नाश्ता करके आ सकता है, पर अमेरिका में $1 में कोई ठीक ठाक नाश्ता नहीं कर सकता, वहां $4 से $5 चाहिए नाश्ता करने। तो पेइंग पावर पैरिटी में तो हम आगे हो जाएंगे। अरे ये तो OECD का अनुमान है। आप ये अगर इसी दिशा में हम सही रूप में चलते रहे और देश की जनता इसी प्रकार साथ में रही, तो समझिए कि हम सोने की चिड़िया भी बनेंगे और जगत गुरु भी। मगर उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की। लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजी हैं और सरस्वती जी भी कमल पे। तो जब तक कमल खिला रहेगा तो ये OECD के सारे अनुमानों को फेल करते हुए हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हर दृष्टि से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आगे, और हम देखिए सबसे पहले आके डिजिटल इंडिया की शुरुआत। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कहां तक अगले 25 साल में जा सकती है हमने कल्पना नहीं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आज से 25 साल पहले चले 1996, 26 साल। आप में से बहुत लोगों को याद होगा पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्यूटर ने शतरंज की बाजी खेली। गैरी कास्परोव, IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू, 1996। वो एक शुरुआत की, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी। तब किसी ने नहीं कल्पना की होगी कि 26 साल के अंदर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम सबके हाथ में मोबाइल। मुझे याद है मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000, तो हमारी उम्र बहुत कम थी। तो उस समय ये जो नेविगेशन सिस्टम है ना, जो गूगल मैप हर फोन पे है, नेविगेशन सिस्टम जिन गाड़ियों में लगा होता, पता उसकी कॉस्ट क्या थी? $4,500, और डॉलर 50-55 रुपए का था, यानी 2.5 लाख रुपए का वो नेविगेशन सिस्टम होता था। और जिन गाड़ियों में लगा होता था बहुत बड़े बड़े लोग ही लगवा पाते थे। तब हम लोग बड़ा आश्चर्य लगता था, तो बताता हुआ चलता है, लेफ्ट जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए, मैं सभी के हाथ। इसलिए मैं कह रहा हूं कितनी दूर तक अगले 25 साल में जा सकता है, पूरा एक विजन होना चाहिए। इसलिए डिजिटल इंडिया हो, या इंटरनेट के कनेक्शंस में बढ़ोतरी हो, या ब्रॉडबैंड के कनेक्शन जो 6 करोड़ थे अब 80 करोड़ हो गए, ये सब इसलिए जरूरी था। या डिजिटल पेमेंट में हम सबसे आगे आते जा रहे हैं कि अगले 25 साल में हम टेक्नोलॉजी में कहां तक पहुंचेंगे, इस बारे में हमें समझने की। तो दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि किस तरह से भारत जो है वो एक डेवलपमेंट की राह पर चला हुआ है, और मौजूदा सरकार जो है काफी अच्छा काम कर रही है। क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे देश में, खुद के देश में कोई चीज नहीं बनती थी, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनको फिलीपींस जैसे देश जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो इस चीज को हमें आगे जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो भारत को, देश को आत्मनिर्भर बनाए। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत सारी बातें करी, आपने भी वो सुनी होंगी। इनकी जो बातें हैं उनसे हमें काफी नॉलेज मिलता है, काफी ज्ञान मिलता है। बाकी विरोध करने वाले लोग तो सही चीज का भी विरोध कर देते हैं, क्योंकि उनका एक ही एजेंडा होता है, विरोध करना। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर कहीं भी सही चीज है तो सही चीज को जरूर मानो। तो उसी चीज को लेकर ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि आपकी जो व्यू है वो मुझे पता चल सके, और मैं फिर उन कमेंट्स को आपके सामने कभी किसी वीडियो के रूप में जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तो जय हिंद, वंदे मातरम।